जो हमसे पढ़ रहे हैं उनकी जॉब लगा दीजिए, ठीक है जी। तो हम ये जो पढ़ाने वाले हैं बेटा, ये पहली चीज तो ग्रुप डी में है ना, इससे क्वेश्चन बाहर शायद ही जाए, ठीक। आरपीएफ हो चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो, ये भी हम अच्छे से आपको कवर करवा देंगे। मतलब हमने जो पढ़ाया ये सारी चीजों के लिए वो डेडिकेटेड रहने वाला है। एनटीपीसी तक के लेवल के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं और आप करोगे, ठीक है। अभी आपको भले ही चीजें नहीं बन रही होंगी, लेकिन हमारे से पढ़ने के बाद आपकी से चीजें बनना चालू हो चुकी होंगी, ठीक है। तो टेक्नीशियन की बात कर लो तो कंप्लीट मतलब कंप्लीट, यानी पूरा का पूरा आपको कंप्लीट मिलने वाला है भाई। मैथ्स गुरुजी, तो मैथ्स गुरुजी है तो चिंता की क्या बात है प्यारे भाई, नहीं है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। देखो, मैथ्स में जो आप पढ़ने वाले हो गणित में, आपको अच्छी तरीके से बता दूं मेरे भाई कि मैथ्स जो रेलवे में पूछा जाता है वो दो स्तर पे होती है। एक होती है प्यारे भाई अंक गणित, राइटिंग में मत जाइए ना, अंक गणित होती है। और दूसरी जो मैथ्स है वो है एडवांस मैथ्स। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अंक गणित से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर एडवांस मैथ्स एज कंपेरिजन टू थोड़ा कम आता है ना। तो एडवांस में से, लेकिन जो स्टार्ट करते हैं हम, जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ना चाहिए वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए मेरे भाई पता है आपको, गणित को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने गणित के चैप्टरों को पढ़ने की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करी है तो आप मजा ला दोगे पेपर के अंदर, और गलत तरीके से कर ली तो बहुत ज्यादा आफत होने वाली है, आपकी तैयारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कभी भी अंक गणित स्टार्ट करते हैं ना तो प्रतिशत और भिन्न प्रतिशत से स्टार्ट करना जाता है, और एडवांस में से स्टार्ट करते हैं तो हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करना चाहिए हमने। अब इसके चैप्टरों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं इसमें। देखो समय कम है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई वो हम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके सिलेबस को अगर मैं बताने चल जाऊँ ना, सिलेबस को अगर बताने चल जाऊँ तो इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा मेरे भाई कि पूरा लेक्चर निकल जाएगा इसका आगे टॉपिक बताते बताते। तो कोई मतलब की बात नहीं है, हम एक तरफ से पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाव आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो चिंता मत करो, क्योंकि संख्या पद्धति से ही हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति पढ़ोगे तो आप अंकगणित में भी अच्छा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी संख्याओं का ज्ञान हो चुका होगा, विभाजिता के नियम आपको पता होंगे, इकाई का अंक आपको पता होगा। तो कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत स्पीड से करने में मदद मिलती है अगर आपको संख्या पद्धति का नॉलेज है। तो संख्या पद्धति जो होती है वो एडवांस मैथ्स की है, लेकिन अंक गणित का आधार होती है। संख्या पद्धति भले ही एडवांस मैथ्स की है, लेकिन अंक गणित का आधार होती है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते चलो, आ जाओ। तो टॉपिक डालिएगा संख्या पद्धति, टॉपिक डालिएगा संख्या पद्धति। और इस वीडियो को आप देख तो लेंगे, क्या ये कट रहा है क्या यहाँ से? एक मिनट, देखो यहाँ से कट रहा है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं जूम इसको कम कर देता हूँ मेरे भाई। अब ठीक है ना जी। तो मेरे भाई नंबर सिस्टम के टॉपिक डाल दो। हाँ भैया, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की पूरी जानकारी। तो नंबर सिस्टम जो शब्द बना हुआ है मेरे भैया, ये बना है नंबर से सर, साथ साथ में सिस्टम लगा है। एक ऐसा सिस्टम जो नंबरों का होता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या, और सिस्टम को कहते हैं पद्धति। एक ऐसी पद्धति जो संख्या की होती है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, और एक ऐसा सिस्टम जो नंबरों का होता है इसे नंबर सिस्टम कहते हैं। बात दोनों की एक है, यानी ये दुनिया सिस्टम पे चलती है, तो हम इस सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो भैया क्या जानने वाले हैं, चलो आगे जानते हैं। संख्या पद्धति गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जी, जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं का अध्ययन किया जाता है कि संख्या किस तरीके से होती है, कौन सी एक संख्या दूसरे संख्या से कैसे रिलेशन रखती है, और हर एक प्रकार की संख्या को क्या कहा जाता है, दूसरी प्रकार की संख्या को क्या रखा जाता है ना, क्योंकि बांट कर रखना जरूरी होता है। देखो, और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाने, मैंने बोला ना प्रकारों के बारे में, फिर देखेंगे उनके गुण कैसे होते हैं, उन पर संक्रिया यानी ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की संख्याएं हो गई, अलग अलग गुणों की संख्या हो गई। तो भैया उनकी जो संक्रियाएं उन पर हम करेंगे जोड़ घटाना गुना भाग। संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुना और भाग है ना, ये जो हम करेंगे तो उस पर क्या बीतेंगी उन संख्याओं के ऊपर, ठीक। और उनके अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे कि भाई इतनी सारी चीजें, वो संख्या हमने पढ़ी है, संख्या अलग अलग टाइप की पढ़ी है, उनका वास्तविक जीवन में उपयोग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो हम तैयारी एग्जाम के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तैयारी को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं कि आप पेपर के लिए रट के जा रहे हो, जी नहीं, रटाने वाला काम नहीं है। आपकी चीजों में ये चीजें घुस जाएंगी, आपके दिमाग में पूरी चीज की पूरी की पूरी चीजें घुसाने की पूरी गारंटी है मेरी, है ना। चलो यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा में कुछ नॉलेज बता देना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सर, आप बताओ। थोड़ा इसकी थीम मैं चेंज करूंगा जी। इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ जो कि मैं आवश्यक समझता हूँ कि आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले देखो, संख्या मेरे भाई जो होती है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, है ना,
और दूसरी संख्या मेरे भाई होती है काल्पनिक संख्या। अभी नोट मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा पढ़ते हुए चलिए ना। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। और वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? देखो मैंने बोला ना कि संख्या पद्धति में हम संख्या के वर्गीकरण को सबसे पहले पढ़ेंगे, तो हमने संख्या का वर्गीकरण चालू कर दिया, संख्या को जमाना अलग अलग चालू कर दिया। तो वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है और काल्पनिक संख्या जो कि दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल कल्पना में होती है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या को हम आयोटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आयोटा से। तो कभी प्रश्न अगर यह जाए कि काल्पनिक संख्या को कौन सी सिंबल से दर्शाया जाता है, तो स्मॉल आई से दर्शाया जाता है। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं ना, चलो। हाँ, तो देखिएगा वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसे कि बोर्ड पर यहाँ लिखा है कि मेरे प्यारे भाई की वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, ये जो वास्तविक संख्या है जिन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। उन्हें हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर। अगर मैंने आर लिख दिया तो ये समझना कि मैं वास्तविक संख्या लिख रहा हूँ। देखो क्या लिखा है ना, वे सभी संख्याएं जो संख्यात्मक रेखा पर स्थित हो सकती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वे समस्त संख्याएं जो कि संख्या की रेखा पर लिखा जा सके वे वास्तविक संख्या कहलाती है। आपको पता है ना संख्या रेखा कैसी होती है? संख्या रेखा जो होती है भाई, ये एक रेखा हो गई, ठीक। इसमें सर एक जीरो होता है, इधर माइनस वाली संख्या होती है ना, इधर प्लस वाली होती है, या सॉरी इधर प्लस वाली होती है। हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस वाली इधर होती है ना, माइनस वाली इस साइड और प्लस वाली राइट साइड, है ना। तो ये अनंत तक जाती है, पॉजिटिव अनंत तक, और ये नेगेटिव अनंत तक जाती है मेरे भाई। और इनके बीच में टूटी फूटी संख्याएं भी होती है, तमाम तरह की संख्याएं होती है। तो वे सभी संख्याएं जो कि संख्या रेखा पर नियुक्त की जा सकती है वे क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसमें देखो सकारात्मक भी होती है, देखो सकारात्मक है, जी हाँ, सकारात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है भैया। इसमें पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय भी आते हैं, अपरिमेय, सभी संख्या शामिल होती है। तो वास्तविक संख्या का एक बहुत बड़ा क्या है? समूह है संख्याओं का, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आ जाती है मेरे प्यारे भाई? देखो इसके अंदर सर सकारात्मक जितनी भी धन वाली संख्या है वो सारी की सारी संख्या किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्या में। जितनी भी ऋण वाली संख्या है जिनके सामने माइनस लगा है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या में। जितनी भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है? जो आधे अधूरे नहीं होते, जो दशमलव वाली संख्या नहीं होती है ना, जैसे 1 2 3 -4 -5, ये सब पूर्णांक है। 1.5 पूर्णांक नहीं है। तो जितने भी पूर्णांक है वे सारे के सारे इसमें आएंगे। परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी कि जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जितनी भी भिन्न वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, वे सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती है मेरे भाई, और उनको हम लिख सकते हैं। एक होती है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि पाई सर, पाई, √2, √3, है ना, ई, ये सारी की सारी क्या होती है? ई एप्सिलॉन, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो जितनी भी संख्या है वे सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि दुनिया की सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के ग्रुप में सारी संख्याएं आ जाती है। बेटा ये जो आप पढ़ रहे हो ना, तो आप सीजीएल लेवल के क्वेश्चनों तक के निपटा दोगे मेरी पढ़ाई से, है ना। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसको हल्के में मत ले लेना, ठीक है ना। यस। तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत क्या क्या आने वाली है सर? प्राकृत संख्या भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी, पूर्णांक भी आ जाएंगे सर, परिमेय संख्या भी आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगी। तो सर प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और पॉजिटिव में अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पॉजिटिव में अनंत तक जाती है। पूर्णांक में नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी और जीरो भी, ये पूर्णांक होता है। और परिमेय संख्या में जैसे बटे वाली संख्या की बात मैं कर रहा हूँ, जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सारी की सारी किसमें आती है? वास्तविक संख्या में आती है। तो ये भी वास्तविक संख्या में, ये भी वास्तविक संख्या में, ये भी वास्तविक संख्या में, ये भी वास्तविक संख्या में। और अपरिमेय संख्या जैसे √2, पाई, ई एप्सिलॉन, ये भी वास्तविक संख्या में। ये तो शंकर भगवान की बारात हो गई, जिसमें कि सारे के सारे भूत प्रेत, है ना, देव गण राक्षस सारे के सारे आ गए जी। शंकर भगवान की बारात है वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत सारी की सारी संख्याएं होती है ना। सारी की सारी संख्याएं मिलकर के ही वास्तविक संख्या बनाती है। चलिए ये नोट डाउन कर लोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? तो मैंने अभी आपको काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ाया। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसमें आई लगा हो, क्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है, ये पूछ लिया इसने। तो देखो इसके सामने आई लगा हुआ है, यानी कि वास्तविक संख्या तो नहीं होंगी। ये कैसी होंगी? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक है या काल्पनिक है या सम्मिश्र है। अब ये सम्मिश्र संख्या क्या होती है सर? काल्पनिक संख्या आपने बताया, तो काल्पनिक सम्मिश्र संख्या है ये, मैं बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन ये वास्तविक संख्या है क्या? नहीं है। देखो बेटा आई इसमें भी लगा, ये भी वास्तविक संख्या नहीं है। आई इसमें लगा, आयोटा लगा, ये भी वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या क्या बचती है? √2। √2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है, मैं बताऊंगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। लेकिन ये क्या हो गई? वास्तविक संख्या। जो बचा वास्तविक संख्या। तो उत्तर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्या। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? आपको एक ही काम करना है मेरे भाई, धीरे 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 आपको सीढ़ी चढ़नी है। एकदम से आपको समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। अब देखो काल्पनिक संख्या को पढ़ लो। अभी वास्तविक संख्या पढ़ ली ना, कि दुनिया की जितनी भी संख्या आप देखते हो, पढ़ते हो, अभी तक जितनी पढ़ी है,
वे सारी सारी वास्तविक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्या देखते चलो, वे संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक आता है काल्पनिक संख्या कहलाती है। वाह, कितनी बेकार बात और बेहुदा बात बोली। देखो, वे संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक आता है काल्पनिक संख्या कहलाता है। इन्हें हम आयोटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आयोटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं मेरे भाई? आयोटा से दर्शाते हैं। अब मेरे भाई ये बताओ, किसी भी संख्या का वर्ग क्या ऋणात्मक आ सकता है क्या? बताओ। अरे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। देखो सर, अगर मैंने बोला सर 2 का वर्ग कितना है, तो 2 का वर्ग मेरे भाई 4 आता है। क्या ये ऋणात्मक है क्या? नहीं है। मैंने अगर ये बोला कि -2 का वर्ग कितना है, तो ये भी +4 आता है। क्यों? क्योंकि -2 का इंटू अगर -2 में होता है तो प्लस का 4 आता है। पता है ना आपको कि माइनस माइनस का जब इंटू हो जाता है तो प्लस आ जाता है। यानी कि आप माइनस वाले का भी अगर वर्ग निकालोगे ना मेरे भाई, तो भी पॉजिटिव आएगा, और प्लस वाले का वर्ग निकालोगे तो पॉजिटिव तो आता ही आता है। यानी कि किसी भी संख्या का वास्तविक जीवन में जब आप वर्ग निकालते हो तो पॉजिटिव आता है। कब आता है? पॉजिटिव आता है। हमेशा वर्ग कैसा होता है? पॉजिटिव होता है किसी भी संख्या का, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो। अब कल्पना क्या है ना, सपने में होता होगा, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है, सपने में यानी कल्पनाओं में। तो किसी भी संख्या जिनका वर्ग ऋणात्मक आता है काल्पनिक संख्या कहलाती है। इन्हें आयोटा के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो यार समझ में आ गया आपको इसकी देखने से? देखो, आयोटा का मान कितना होता है मेरे भाई? आयोटा का मान लिखते हैं हम √-1। तो ये जो आयोटा लिख रहा है ना, इसका मान कितना होता है? √-1। कितना होता है? √-1। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई संख्या का वर्ग रहा होगा जो -1 आ गया। किसी संख्या का वर्ग रहा होगा जो कि -1 आ गया है यहाँ पे। ऐसा कभी संभव है क्या भैया? कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस में आएगा ना। अच्छा, अंडर रूट देकर कंफ्यूज होंगे क्या? देखो थोड़ा सा, सर मैं 2 का जब स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 मिलता है। अब जब 4 का अंडर रूट करता हूं मेरे भाई, तब 2 मिलता है। यानी ये इसका क्या है? वर्ग है। ठीक है, और ये इसका क्या है? वर्गमूल है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम रूट लगा देते हैं उस संख्या पे, तो उस संख्या का मान निकल जाता है, जिससे कि वर्ग करने पर ये संख्या बनी थी। तो मेरे भाई ये बताओ कि -1 किसका वर्ग रहा होगा? किन संख्या का वर्ग किया होगा तो -1 आया? तो भैया ऐसा तो कोई संख्या हो नहीं सकती कि जिसका वर्ग किया गया और आंसर माइनस में आया। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। और ये कल्पना की बात है। देखो, अगर आपने आयोटा का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा बताओ? आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा मेरे भाई? इसका स्क्वायर कर दिया मान लो, तो ये देखो 2 से ये रूट कट जाएगा तो आ जाएगा क्या? -1 निकल के आ गया। यहाँ पर दिख रहा है आपको? ठीक है। आयोटा की पावर अगर 3 करोगे मेरे भाई, अगर आयोटा की पावर 3 करोगे मेरे भाई तो क्या आता है? माइनस का आयोटा आ जाता है। करके देख लो, करके देख लो। देखो, √-1 की पावर 3, इसका मतलब क्या आएगा? देखो कटापीटी होंगी और लास्ट में क्या जाएगा? √-1 और माइनस सामने, तो माइनस का आयोटा। ठीक, अंडर रूट की पावर 4 करने पर 1 आता है। ठीक है जी। तो ज्यादा लोड मत लो, है ना? ये आपने नोट डाउन कर लेना है जैसे कि तैसे, इनको याद कर लो 2-2 बार और आगे बढ़ो, है ना? ज्यादा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है? मैंने बताया ना, आयोटा जिनके साथ में लगा है वो काल्पनिक संख्या होती है। तो देखो, 3 क्या काल्पनिक संख्या क्या नहीं है? वास्तविक संख्या है। ठीक, √2 कौन सी संख्या में आ रहे भाई? √2 कैसी है? वास्तविक संख्या है। तो 3 भी वास्तविक संख्या, √2 भी वास्तविक संख्या। ठीक है। -1 कैसी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि इनको संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। वे संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं वे सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और वे संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो क्या आप इसको संख्या रेखा पर लिख सकते हो क्या? बताओ। इसको आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो मेरे भाई सी नंबर का जो है वो हो जाएगा क्या? ये सर, ये जो संख्या है ना वो कैसी है? काल्पनिक संख्या। कैसी है? काल्पनिक संख्या है। और एक शब्द मैं और यूज करूंगा, क्या? सम्मिश्र संख्या। ये सम्मिश्र संख्या का लोचा क्या है भैया? ये बार बार क्यों बोल रहे हो आप सर? बताता हूँ ना मैं। अभी वास्तविक संख्या समझी आपने और काल्पनिक संख्या समझी, दोनों की डेफिनेशन याद रखना है ना। तो जटिल संख्या क्या होती है बताओ? हाँ, यही तो बोल रहा था, जटिल संख्या को ही हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल संख्या को ही हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। देखो, वे संख्याएं जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं से मिलकर के बनी हो वे सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं, यानी मिली जुली संख्या। देखो, वे संख्या जिनमें वास्तविक, है ना, और काल्पनिक होता है, जटिल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? जटिल संख्या, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और यही का नाम क्या है? सम्मिश्र संख्या होती है। क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। इसको a+bi के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? a+bi। अब ये i क्या है? i तो काल्पनिक है। तो a और b क्या है मेरे भाई? a और जो b है ना मेरे भाई, ये है क्या? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो a और b का तो संबंध वास्तविक संख्या से होता है, और जो i होती है मेरे भाई, जो आयोटा लिखा हुआ है, ये काल्पनिक संख्या है। अब ये दोनों के मिश्रण से क्या बनती है? एक सम्मिश्र संख्या बनती है, यानी कि मिली जुली संख्या बनती है, जिसे हम जटिल संख्या कहते हैं। और जटिल संख्या का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक, है ना, और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिले हो, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
इमेजिनरी नंबर कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ध्यान से देना कि बी का गुना आई में हो गया तो ये भी पूरा काल्पनिक बन जाएगा। देखो तो बी नहीं आएगा इसमें ना। तो देखो ये जो है ये क्या है, वास्तविक भाग है, और ये जो बी आई भाग दिख रहा है ना मेरे भाई, तो बी आई वाला जो भाग है वो काल्पनिक भाग बन चुका है। कोई भी वास्तविक संख्या का अगर गुना काल्पनिक संख्या से हो चुका हो तो वह भी काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो कई बार क्या होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं अच्छे रियल लाइफ में अच्छी तरीके से जीवन जीते हैं अपना, और कई बार वे जब कल्पनाओं में खो जाते हैं, सपनों में चले जाते हैं, तो उनका व्यक्तित्व भी काल्पनिक बन जाता है, यानी वे किसी काम के नहीं बचते। तो ये सेम बी के साथ में हुआ। तो बी आई को ही हमने, बी को भी हमने काल्पनिक भाग बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो आई के साथ में गठबंधन में आ चुका था। क्यों? क्योंकि वो कल्पनाओं के साथ में गठबंधन में आ गया। तो जरूरत से ज्यादा फालतू की कल्पनाएं अपने जीवन से हटा दो। आप समझ रहे होंगे, है ना? सबके साथ बीती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो उदाहरण के लिए देखो, दो क्या है मेरे भाई, दो एक वास्तविक संख्या है, और थ्री आई क्या है, देखो थ्री का इंटू आई में हो गया, यानी कि पूरा का पूरा काल्पनिक बन गया। तो मेरे भाई ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, तो रियल और इमेजिनरी से क्या बनेगा, सम्मिश्र संख्या। -4 वास्तविक संख्या है, और 5 और आई क्या है, काल्पनिक संख्या है। √3 वास्तविक संख्या है, और -2 आयोटा क्या है, काल्पनिक संख्या है। और दोनों मिलकर के क्या बनेंगी, वास्तविक प्लस काल्पनिक इज इक्वल टू, वास्तविक और काल्पनिक इज इक्वल टू सम्मिश्र संख्या। चलो प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर तो आपने दे दिया। देखो 7 + 4i में वास्तविक भाग क्या है, ये रेलवे में पूछे गए सवाल है पूछे जाते हैं ऐसे। हाँ, मतलब अच्छे लेवल पे पूछ लेते हैं। और मैं बता रहा ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ भैया, ये रेलवे कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। क्लासेस लंबी चलेंगी भाई, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतनी संतुष्टि है कि मेरे पढ़ाने से पूरा पूरा पेपर में आना है भैया, है ना। चाहे वो वीडियोस लंबी हो, मुझे 100 घंटे में कवर करवाना पड़े या 200 घंटे में कवर करवाना पड़े, मैं वही कवर करवाऊंगा। मेरे बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे कंटेंट के बाहर, है ना। क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है ना, छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता। 7 + 4i में वास्तविक भाग क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 7 + 4i, इसका मतलब ये सब काल्पनिक भाग है, तो बचा क्या, 7। 7 क्या, वास्तविक संख्या है, और जो कि अलग है, क्या इसके साथ इंटू हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो ये 7 क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग हो जाएंगे। ठीक है, 4 तो हो गया ना, आई इमेजिनेशन, दुनियादारी में चला गया, कल्पनाओं की दुनिया में, और किसी काम का नहीं बचा, जैसे कि तुम हो। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं की तुलना करना है, किसमें, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं की तुलना करना था। देखो तुलना आप कर लोगे ना, कि वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पर लिख सकते हैं आप, और काल्पनिक संख्या को आप नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। ठीक। दूसरी चीज, वास्तविक संख्या को आप क्या करते हैं, आप नंबर से दर्शाते हो, वहीं काल्पनिक संख्या में आयोटा मिला हुआ होता है। जी हाँ। √-4 का मान क्या होगा, √-4 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आया इसमें। तो क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, √-4 इसका मतलब ये होगा मेरे भाई, इसका हम क्या लिख सकते हैं सर, -1 गुना इसको हम 4 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि देखो, जब इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अंदर क्या बचेगा बताओ, अरे 2 तो बाहर आ गया मेरे भाई, अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर का -1 बचा हुआ, अंदर -1 बचा हुआ, यानी कि 2i। तो 2i इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 2 आयोटा इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, चलो आगे। 3 + 2i 4i, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा। देखो इस टाइप के सवाल अभी कोई बहुत कम लोग करवाएंगे यूट्यूब पर भी, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं चाह रहा हूँ, कि इमेजिनरी नंबर पे भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करवा जाए। देखो आपको वास्तविक के साथ वास्तविक का ऑपरेशन करवाना है, और काल्पनिक के साथ काल्पनिक का। ठीक। देखो इसने बोला है कि 3 में आपको 4 जोड़ दो, 3 में आप 4 जोड़ दोगे मेरे भाई। ठीक, उसके बाद में 2i लिखो, और माइनस का i, क्यों, क्योंकि मैंने यही बोला कि वास्तविक के साथ वास्तविक निपटेगा, और काल्पनिक के साथ में काल्पनिक, जब जोड़ने की बात हो, घटाने की बात हो। तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 7 हो जाएंगे सर। अब 2i में से एक आई गया तो i बचेगा। तो देखो 7 + i दिख रहा है क्या कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए, अरे यहाँ आंसर भी दिया यार, सॉरी अच्छा देखे रखा था। हाँ तो 7 + i, अब कल से आंसर देना बंद कर दूंगा मैं, है ना। ठीक, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो मैंने क्या किया, काल्पनिक के साथ काल्पनिक और वास्तविक के साथ वास्तविक। हाँ भैया, तो इसको करके बताओगे, देखो आंसर मैं छुपा लूं क्या, नहीं छुपाता मैं चलो कर लोगे क्या, वास्तविक में 4, देखो 6 में से 3 जाएंगे, अब 6 में से 3 जाएंगे, क्योंकि माइनस है, कोष्टक खुलेगा, माइनस इस पे आएगा, इस पे भी आएगा। तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी कि ये वाला आंसर। इसको ये इस तरीके से भी दे सकता था, 1 + i करके, ऐसा भी दे सकता था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्र मारने वाली बात नहीं है ना। चलो ठीक, ये पीपीटी आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना। इसको डाउनलोड कर लिया और 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका। ठीक है बस।
तो हमने अभी तक जाना मेरे भाई वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं पर कितने प्रश्न बन सकते हैं। मैंने बोला ना, दुनिया की जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, वे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। किसमें बांट सकते हैं? वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। चलो चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या को मेरे भाई हम दो भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा सा ये वास्तविक संख्या को हम मेरे भाई दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से में? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम क्या कर सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक आती है क्या? परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो पहली चीज मेरे भाई परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा ये दुनिया में जो संख्याएं है ना, वो दो ही भागों में बांट सकते हैं उनको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय अपरिमेय किसमें आती है? वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या को आगे बांटते हैं हम परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलो इसको मैं अभी लिखाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? तो इतना समझ लो कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं, परिमेय में और अपरिमेय में। देखो लिखो। तो परिमेय संख्या मेरे भाई, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है, देखो ध्यान से, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं भैया? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल क्यू से। तो वे संख्या जिनको हम पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर में लिख सकते हैं, है ना? पी और क्यू क्या पूर्णांक होते हैं और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है भैया, ये कहना ये चाह रहा है कि भैया आप इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो और यहाँ पर पी और क्यू क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी टूटी फूटी संख्या नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी होनी चाहिए। और जो क्यू है ना नीचे का कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो अंश को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये डी कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। रामानुजन ने उनके एक गुरु से पूछा था, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हमारे देश के गणित के, उनको सलाम है, बहुत कम उम्र में उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया था। उनने यही क्वेश्चन किया था कि भाई कोई भी संख्या अगर एक्स वाई जेड है, उसको अगर जीरो से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है? तो अनंत मिलता है ना। तो यहाँ जीरो वर्जित रखा जाता है डिवाइड करना। तो हमने यहाँ पे ये कह दिया कि भाई ये जो क्यू है ना, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी बारात आप देख लेना। परिमेय संख्या होती है ना, तो परिमेय संख्याएं अंतिम या आवर्ती दशमलव हो सकती है जिन्हें हम क्यू से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्याएं अंतिम या आवर्ती दशमलव होता है जिसे हम क्यू से दर्शाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर प्यारे भाई, यहाँ पर ये ध्यान से देखो, आवर्ती दशमलव होती है। क्या होती है? परिमेय संख्याएं आवर्ती दशमलव हो सकती है जिसे हम क्यू से दर्शाते हैं। ये आवर्ती दशमलव हो सकती है, इसको दो बार लिख लो कॉपी में, तो आपको बताना चाहूंगा आगे चल। देखो उदाहरण के लिए अब देखो, यहाँ पर पूर्णांक भी क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है? पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती है। अभी जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाओ, है ना? तुमको पता है, तुमको डाउट आ रहा है, लेकिन अभी पढ़ो तो यार, मैं ग्राउंड बना रहा हूँ पूरा पढ़ाने के लिए आपको। पूर्णांक भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? देखो मैंने लिखा सर 2 3 4, मैंने बोला पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, यानी टूटी फूटी संख्या नहीं चाहिए, 1.1 1.5 नहीं, एक या फिर दो या फिर तीन, यानी पूरी पूरी संख्या चाहिए, टूटी फूटी संख्या नहीं चाहिए भैया मेरे को। 5 10,009, ये सही सही संख्या है ना? हाँ सही सही तो है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या पूर्णांक को आप पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? जी हाँ लिख सकते हैं। देखो सर, जैसे कि तीन, तीन को आप क्या लिख सकते हो? 3/1 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो। जैसे मैंने अगर 4 लिखा है तो 4 के अपॉन में हमेशा 1 रहता है। क्यों? क्योंकि 1 का अगर आप डिवाइड 4 में करोगे तो 4 ही आएगा ना? आएगा। यानी कि हम मेरे भाई पूर्णांक को भी क्या लिख सकते हैं? पूर्णांक को भी हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण को देखो। यहाँ पे है 1/2, क्या है मेरे भाई? छोड़ो, यहाँ पे क्या है? 1/2 है। अब 1/2 का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 1/2 यानी इनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख चुके हैं। इसका मतलब कितना आएगा? 0.5 निकल के आएगा मेरे भाई, जो है माइनस 3/4, इनको हमने पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे अकेला 5 है। क्या है? अकेला 5 है। तो 5 को 5/1 लिख सकता हूँ। 5/1 लिखा मतलब इसको मैंने पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख दिया। और क्यों? वहां पे जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि हमेशा अपॉन में 1 रखेंगे, है ना? तो कोई भी संख्या के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है ना, तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता ही होता है। ठीक। अब ये क्या है भैया? 0.3333। देखो कोई भी आप भिन्न सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो वहां दो कंडीशन बन जाएंगी आपके लिए, तीन कंडीशन बनती है वैसे। देखो
उसका 1 लिमिट में जाकर के शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। जैसे कि यहाँ पर 1/4 करता हूं मैं, 1/4 लिखाऊंगे तो मेरे भाई क्या आता है? 0.25 आता है और ये शांत हो जाता है। तो आप 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो, ठीक। या फिर अगर आपने क्या किया, अगर आपने मेरे भाई क्या किया, यहाँ पर देखो 1/3 लिख दिया। क्या लिख दिया? तो एक नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 1/3 करोगे तो ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट होगा, लेकिन रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम एक लिमिट में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखना, जो दशमलव रिपीट होते हैं उन्हें हम रिपीटिंग दशमलव कहते हैं, और जो दशमलव एक लिमिट में जाकर के शांत हो जाते हैं उसे हम टर्मिनेटिंग दशमलव यानी कि शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। अच्छा, वो दशमलव जो रिपीट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिपीट मतलब होता है आवर्ती, मतलब आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिशन, बार बार घूमना, बार बार घूमना। तो घूमने से शब्द आता है आवर्त। क्या आता है? आवर्त काल, आवर्त। तो आवर्त का मतलब हो गया कि एक ही नंबर या 2 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। यदि दशमलव बार बार रिपीट हो रहा है वही अंक, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कोई दशमलव एक लिमिट में जाकर के शांत हो गया तो उसको अपन आसानी से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन बेटा आपको पता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन अगर कंडीशन ये बन गई कि वो दशमलव बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, याद रखना दशमलव बार बार रिपीट नहीं हो रहा और चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और वे दशमलव जो एक रिपीट नहीं होते हैं और अनंत तक बढ़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। अच्छी बात है, अशांत कहते हैं। अशांत तो कहते ही है, साथ ही साथ उसे अनावर्ती कहते हैं, क्योंकि इसमें आवर्ती होती है क्या? नहीं होती है। जब आवर्ती भी नहीं हो रही है और वो लिमिट से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जाके रुकेंगी संख्या पता नहीं है, तो उन्हें हम अशांत कहते हैं। तो अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम लिमिट में नहीं लिख सकते। और परिमेय का मतलब ही क्या होता है? परिधि में लिखना, लिमिट में लिखना। परिमेय, परिमेय मतलब कि लिमिट में लिखना, परिधि में लिखना। परि का मतलब होता है बाउंड्री में लिखना। तो हम क्या कर सकते हैं? आवर्ती दशमलव को बाउंड्री में लिख सकते हैं और शांत दशमलव को बाउंड्री में लिख सकते हैं ना। हम इन संख्याओं को हम बाउंड्री में लिख सकते हैं मेरे भाई। तो हम इनको तो कहेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या है। चलो आगे बढ़ो। तो पूर्णांक भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 सर, क्या 3, तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 10, तो 10 को आप 10/1 लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो 1/2 -4 5 0.33, यानी कि सर आवर्ती दशमलव प्लस शांत दशमलव, आवर्ती दशमलव शांत दशमलव दोनों को आप क्या कर सकते हो? P/Q की फॉर्म में बहुत प्यार से लिख सकते हो। लेकिन अनावर्ती दशमलव को आप नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए देखो 0.75, अब देखो रुक गया कि नहीं इसका दशमलव? अरे रुका कि नहीं? नहीं रुक गया, 2 संख्या के बाद रुक गया। तो आप इसको आसानी से 75/100 लिख सकते हो ना, है। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, यानी आप इसको अगर काटोगे तो 3/4 आएगा आंसर। क्या आएगा? 3/4 आएगा। अरे काटते आता कि नहीं इसको? जब आप काटोगे तो कट बीट के 3/4 आएगा। ये सिखाऊंगा मैं आपको काटना भी, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में आपने बहुत आसानी से 0.75 को लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर देखो 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.33 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मान कितना होता है बेटा? इसके ऊपर क्या करते हैं अपन? 3/9 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं बेटा? 3/9। इसका मतलब होता है 1/3। ये क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो हमने इसको 1/3 यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि भिन्न प्रकार की P/Q वाली संख्या, आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव, ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अनावर्ती और अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पे छाटो बेटा कि P/Q के फॉर्म में कौन है। भैया इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी, इसकी भी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी गारंटी है। देखो 4/7 दिया, पता नहीं इसका दशमलव कैसे जाएगा वो पता नहीं, लेकिन भैया इसको P/Q के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है सर। और Q यहाँ पर 0 के बराबर है क्या? नहीं है। तो भैया ये तो पूरी की पूरी कंडीशन कर दी ना इसने परिमेय संख्या वाली। जी हाँ, तो ये तो परिमेय संख्या है। बाकी का पता नहीं, हमारा C नंबर आंसर सही है। और बाकी की जो संख्या होंगी कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। देखो मैंने पहले बताया कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूरी की पूरी संख्या आती है। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया था कि नहीं बताया था? आती है। और वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटते हैं अपन, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। तो मेरे भाई यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो इसमें क्या हुआ? 2 ही प्रकार की संसार में संख्या बटेंगी जो इस दुनिया में होती है, परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। तो यहाँ पर देखो, एक तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। 4/7 ही यहाँ पर परिमेय है, तो बाकी संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय से होंगी। तो यहाँ पर अपरिमेय के क्या उदाहरण मिलने वाले? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। अंडर रूट कैसी संख्या मेरे भाई? अपरिमेय संख्या।
और ये जो ई एप्सिलॉन आता है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इनकी वैल्यू के बारे में हम जानते हैं आगे चल के। तो आगे अपना अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिनको हम परिधि में नहीं लिख सकते, पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम लिमिट में नहीं लिख सकते, वे अपरिमेय संख्या होती है। ये खुले सांड की तरह होती है, इनके नाथ नहीं डाली जा सकती, कहीं भी भटकते रहेंगी, है ना, कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ क्या है इसके अभी नहीं। देखो वे संख्याएं, अच्छा अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं और इन्हें हम पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी से दर्शाते हैं। इरेशनल नंबर को हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं, याद रखना। वे संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिनके दशमलव ना तो समाप्त होते हैं। इनकी कहानी समाप्त नहीं होती है, कहानी समाप्त नहीं होती तो पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख भी नहीं पाओगे। कितने जीरो लगाने पता ही नहीं चलेगा ना यार, संख्याएं तो बढ़ते चल जा रही है और ना ही दोहराते हैं। देखो बार बार अगर रिपीट हो रहा होगा ना तो भी हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख देते जुगाड़ लगा के, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हमको दो चीजें पता नहीं चल रही कि संख्याएं कितनी है। संख्या कितनी है कब पता चलता है? जब पता चल जाता है कि दशमलव कहां जाकर के समाप्त हुआ। तो संख्या कितनी है इसका भी पता नहीं है, और संख्या कैसी है, आने वाली संख्या कैसी कैसी है, क्या पैटर्न चल रहा है ये भी नहीं पता है। तो कुछ अता पता है कि विस्तार का नहीं है, तो विस्तार का अता पता नहीं होता है तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर दशमलव दोहराता भी ना तो ये तो पता रहता है कि ये संख्या बार बार आ रही, यानी कि कैसी है ये तो पता चलता, भले कितनी पता नहीं चले। अरे कितनी है इसका पता नहीं है, लेकिन कैसी है का पता है, तो भी हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो दशमलव समाप्त हो रहा है और हर बार नई नई संख्याएं आ रही है, दोहराव नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि कैसी संख्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर तो भगवान भरोसे काम है, इसको हमने क्या कहा, अपरिमेय संख्या कहा गया। तो इसकी जो लीला है वो अपरंपार है, इसलिए इसको अपरिमेय कहा गया है ना। यस। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू देखो, अंडर रूट 2 की वैल्यू को आप विस्तारीकरण करते हो, वैज्ञानिकों ने किया तो 1.41421356। देखो हर बार एक नया नंबर, हर बार एक नया नंबर, और ये अनंत तक के आप देखोगे ना तो क्या होगा, हर बार एक नया नंबर मिलता है। तो मेरे भाई ये अनंत तक जा रहा है और साथ ही साथ में कैसे आवर्ती है क्या? नहीं है, ये है गैर आवर्ती। गैर आवर्ती का मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना। इसे कहेंगे क्या? इन्फिनिटी एंड नॉट रिकरिंग, इन्फिनिटी एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल कहेंगे इसको। ठीक। तो पाई की वैल्यू निकालोगे मेरे भाई, तो पाई की वैल्यू भी निकालने को बैठोगे ना तो सुबह से शाम, शाम से जिंदगी आपकी बीत जाएंगी, आपको पाई की वैल्यू फाइनल नहीं मिलने वाली है। देखो 3.14159, हर बार एक नया नंबर आ रहा है बेटा। देखो अनंत तक जा रहा है, अच्छी बात है, ये तो बता दो कौन सा नंबर आ रहा है। अरे ये नहीं बता सकते कि संख्या कितनी है, तो कम से कम यही बता दो। अरे कम से कम यही बता दो कि संख्या कैसी कैसी आ रही है, वो भी नहीं बता रहे। तो जब दोनों का आंसर ना मिले कि भाई की संख्या कितनी है और कैसी कैसी है, दोनों का आंसर नहीं मिल रहा है, दो में से किसी एक का भी आंसर नहीं मिल रहा है, तब वहां पर पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल, क्या लिख ही नहीं सकते। अब नहीं लिख सकते तो ये संख्या कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो ई का मान कितना होता है? यूलर्स नंबर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? यूलर्स नंबर कहेंगे। आप यूलर का मैं थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा, है ना। यूलर का मैं थ्योरम आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के। ये अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन फंसा देता है, ऑप्शन में ई रहता है और ई कैसी संख्या होती है, तो छोटा ई देख करके एलिफेंट सोचता आदमी नहीं बेटा। ई का मान 2.71 के आसपास होता है और ये हर बार नया नंबर देती है, तो ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो आपने पढ़ा अंडर रूट 2, है ना, पाई, अंडर रूट 11, अंडर रूट 47, सती सती, हाँ 47। ये संख्या कैसी अपरिमेय संख्या होती है ना। चाहे आप ई की बात करो, यूलर नंबर की 2.14 की, तो ये भी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बता नहीं सकते ना कि यार कौन सा जाकर के रुकने वाली है। अब मेरे भाई बताओ, परिमेय संख्या को आप किस में बांट सकते हो पता है? आप बात करते हैं किसकी? परिमेय संख्या की। वापस परिमेय संख्या पे आती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है सर। देखो अगर पी बटे क्यू, यहाँ पर अगर क्यू बराबर से अगर 1 है, इसका अगर हर बराबर से 1 है तो संख्या पूरी पूरी आने वाली है, यानी पूर्णांक के अपॉन में हमेशा 1 होता है, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे पूर्णांक। क्या जाएंगे प्यारे भाई? पूर्णांक आ जाएंगे सर। अच्छा, और क्यू बराबर से अगर 1 भी नहीं है और क्यू बराबर से 0 भी नहीं है, तो संख्या का कटना, तो कटेंगी संख्या, तो कटेंगी तो दशमलव आएंगे, कटेंगी तो दशमलव आएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहलाते हैं। यानी वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका हर वे संख्याएं जिनका हर एक नहीं होता है, वे संख्या दशमलव संख्या कहलाती है, और वे संख्या जिनका हर एक होता है वे पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से, है ना बेटा। मैथ्स पढ़ लो बेटा, इधर ही फ्यूचर है, उधर फ्यूचर बर्बाद होता है ना। नींद नहीं आएंगी। देखो बेटा, पूर्णांक जो होते हैं, ये पूर्णांक जो होते हैं मेरे भाई, ये पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं सर, ऋणात्मक भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो इसको हम संख्या रेखा पर ड्रॉ करके देखते हैं। तो बेटा देखो सर, 0 1 2 3
सर 2.5 लिखेंगे नहीं, पूर्णांक के अंदर टूटी फूटी संख्याएं नहीं होती, क्योंकि इसके अपॉन में 1 होता है और 1 हमेशा एक सही सही पूरी पूरी वैल्यू देता है निकाल के। जैसे कि सर 2/1 करोगे तो 2 ही आएंगा ना, कि 2.5 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। 4 और ऐसा अनंत तक के। बेटा ये वाले क्या कहलाते हैं, सकारात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सकारात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, यस। अब ये जो माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4 मेरे भाई, -5, -6, ये जो माइनस में जो चल रही है ना मेरे भाई, इसको कहते हैं नकारात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, नकारात्मक पूर्णांक। तो वे पूर्णांक जो नेगेटिव में होते हैं उन्हें हम नकारात्मक पूर्णांक कहते हैं, और वे पूर्णांक जो पॉजिटिव में होते हैं उन्हें हम सकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। और वह पूर्णांक जो बीचों बीच होता है, ना तो वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं उदासीन, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा उदासीन पूर्णांक है, तो उदासीन पूर्णांक में क्या आएगा, जीरो। कौन आएगा, जीरो। अब पूर्णांक किसके अंतर्गत आ रहा है, पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ रहा है। फर्क इतना है कि परिमेय संख्या जो हम p/q लिख रहे थे ना, फर्क इतना है कि हम जो p/q लिख रहे थे ना मेरे भाई, पानी पी लूं क्या, हाँ, तो क्यू क्या है वहां पर, 1 है। सर हर हमेशा 1 रहेगा तो पूरी पूरी संख्या आ जाती है, जिनको हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, और जीरो बीच में आ रहा है। तो अब देखो पिक्चर खत्म नहीं हुई, यहाँ से बहुत आसान हो जाता है।